जय हिंद बच्चों, स्वागत है सब लोगों का आज के सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 2 का एक लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, ठीक है। तो जो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे वो बच्चे लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा इसके बाद, ठीक है। इससे पहले देखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको टॉपर बनाऊंगा, उसके लिए मैं मेहनत जारी रखता हूँ और हमेशा जारी ही रखूंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कितना ज्यादा प्यार देते हो, और ऐसा ही यदि आप प्यार बनाए रखेंगे तो मैं आपके लिए हमेशा मेहनत करता रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा। देखिए, हम लोगों को बात कर लिए थे, यहां से बात करें तो बोल्शेविक क्रांति से, ठीक है। ध्यान से देखिए, बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। कब हुआ था? तो अक्टूबर, इसी को बोला जाता है अक्टूबर की क्रांति। इसी को क्या बोला जाता है? अक्टूबर की क्रांति। क्यों बोला जाता है इसको अक्टूबर की क्रांति? क्योंकि ये अक्टूबर में हुआ था, इसलिए बोला जाता है। जब हुआ था, रूस में हुआ था, तो वहां का राजा कौन था? राजा था जार निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय, जिसका आप लोग फोटो देख रहे होंगे, यही है उस समय रूस का राजा जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। देखिए, यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्या क्या हुआ था। 20वीं शताब्दी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रूस की क्रांति थी। 20वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण घटना के आधार पर किसको लिया जाता है? रूस की क्रांति को, जो ए वाला क्रांति है, ठीक है। इस क्रांति के रूस के सम्राट अथवा जार के एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर दिया। देखो, रूस के सम्राट को ही बोला जाता है जार, ठीक है। आपको पूछेगा कि जार का अर्थ होता है, तो जार का अर्थ क्या होता है? तो जार का अर्थ सम्राट ही होता है, ठीक है। तो उस समय जब रूस में क्रांति हुआ था, उस समय रूस का सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। यहां से देखिए, मात्र एक लोकतंत्र की स्थापना का ही प्रयत्न नहीं किया, अपितु सामाजिक, आर्थिक और व्यवहारिक क्षेत्रों में कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत किया। मतलब कि इस क्रांति ने केवल क्या, मतलब लोकतंत्र की स्थापना पर जोर नहीं दिया, कि जोर दिया किस पर? कि जोर दिया कि जो कुलीन मतलब बड़े वर्ग, जो पूंजीपति वर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको कुलीन कहा जाता है। और पूंजीपतियों मतलब जमींदारों की शक्ति का अंत कर दिया। मतलब पहले अब जमींदार, पूंजीपति, कुलीन अपने आप को राजा समझते थे, वो छोटे को नहीं समझते। जो छोट नीच जाति के लोग होते थे उनको ज्यादा वैल्यू नहीं देते थे। बट यह क्रांति क्या हुआ कि उन सभी का अंत कर दिया, मतलब कि सभी को उतना ही अधिकार सेम मिल गया। रूस में सभी को अधिकार सेम मिल गया, ठीक है। अंत कर दिया और मजदूरों और किसानों की सत्ता की स्थापित किया, मतलब मजदूरों और किसानों के लिए सत्ता स्थापित हो गया, ठीक है। आगे देखिए, रूस की बोल्शेविक क्रांति सही मायने में नवंबर 1917 ईस्वी में संपन्न हुई थी। सॉरी, इसको हम क्या बोल दिए थे? अक्टूबर की क्रांति। इसको नवंबर की क्रांति बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको नवंबर की क्रांति बोलेंगे, ठीक ना, याद रखिएगा। इसको नवंबर की क्रांति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि यह कब शुरू हुआ था? तो शुरू हुआ था कब? तो नवंबर 1917 में। कब हुआ था? नवंबर 1917 में शुरू हुआ था, इसीलिए इसको नवंबर की क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। अब आइए देखिए, रूस की बोल्शेविक क्रांति सही मायने में नवंबर 1917 ईस्वी में संपन्न हुई थी। इस क्रांति की एक नई राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था और साम्यवाद का आदर्श उपस्थित करने के साथ साथ विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की स्थापना की स्वीकृति भी प्रयास करता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा सर्वहारा वर्ग क्या है? तो सर्वहारा वर्ग वैसा वर्ग जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार है। किसानों मजदूरों का वर्ग होता है। किसका वर्ग है? तो किसान और मजदूरों का वर्ग है। किसका वर्ग है? किसान और मजदूरों का वर्ग है, ठीक है। किसका वर्ग है? किसान और मजदूरों का वर्ग है, ठीक है। मजदूरों का वर्ग, किसान और मजदूरों का वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है कि क्रांति तो हुआ था रूस में, अब बताइए क्या क्या कारण था। आप अपने सोचिए क्या क्या कारण हो सकता है। पहला कारण हो सकता है कि वहां के मजदूर लोग असंतुष्ट हो, क्योंकि गरीब लोग, मजदूर लोग असंतुष्ट होंगे तो काम अच्छे से नहीं करेंगे, तो वो क्रांति करेंगे। दूसरा, किसान असंतुष्ट हो, और किसान लोग उपजा रहा है, मतलब बहुत मेहनत से फसल उपजा रहा है, और उसका फसल का दाम अच्छा से नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा? मतलब क्रांति करेगा ना। अगला क्या हो सकता है कि मतलब अगला था, एक कारण था तो 1905 में युद्ध हुआ था। 1905 में युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच? तो रूस और जापान के बीच हुआ था। रूस जापान के बीच युद्ध हुआ था, रूस और जापान, रूस वर्सेस जापान में। इसमें क्या हुआ युद्ध में? जापान बहुत छोटा कंट्री था, इतना सा, और रूस इतना बड़ा कंट्री, ठीक ना। ये बिंदी सा है कंट्री,
जापान, ये बड़का सा कंट्री, तो भी इसको हरा देता है। इससे क्या देखने को मिलता है रूस की जनता को? रूस की जनता सोचता है कि सब इतना छोटा देश हमको हरा दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमारे देश में राजा में कुछ खामियां हैं जिसके कारण हम लोग हार रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका कारण देख लेते हैं क्या क्या था। पहला कारण, इसके इस क्रांति के निम्नलिखित कारण, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आएगा 5 नंबर वाला में, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम तिमाही चल रहा होगा, आप चैप्टर 1 से मिलाइए, ढेर सारा क्वेश्चन आया होगा उसमें। मैं ये सब नहीं दिखाता हूं, आप देख लीजिएगा। जो तिमाही एग्जाम हुआ ना 3 मंथ वाला, उसमें भी ढेर सारा क्वेश्चन आया होगा कि एक एक चैप्टर पढ़ाए उसी से आया होगा। ठीक है, देखिए ये रहा यूरोप का मानचित्र। आपको अच्छा से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ऐसा ही एनसीईआरटी में ऐसा ही ब्लर है फिगर, इसलिए अच्छा से नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, याद रखिएगा ये है मतलब यूरोप महादेश, इसमें रसिया है। ठीक है, रसिया दोनों मतलब एशिया यूरोप दोनों में आता है, आपको शुरू दिन पढ़ाए थे। ठीक है, देखिए रूस का एक ही मानचित्र है रूस का। ठीक है, देखिए जार की निरंकुश था। पहला कारण था कि जार अच्छा से शासन नहीं कर रहा था। पहला कारण क्या था कि जार की निरंकुश था, मतलब जार अच्छा से शासन नहीं कर रहा था, अयोग्य शासन कर रहा था। देखो पढ़िए ध्यान से, 1917 में से पूर्व रूस में रोमन और राजवंश का शासन था। इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। इस समय क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को जार। ठीक है, रूस में एक कठोर राजनीतिक संरचना स्थापित थी। कठोर राजनीतिक संरचना स्थापित थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना परिवर्तित हो चुकी थी तथा राजतंत्र की शक्ति सीमित हो चुकी थी। क्या हो चुका? राजतंत्र के सीमित हो चुका था, मतलब कि उसके बाद 19वीं शताब्दी के बाद यूरोप में राजा का अधिकार सीमित हो गया था। ठीक है, उससे पहले और अधिक था, परंतु उसी रूसी राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मतलब कि 19वीं शताब्दी में निर्णय लेगा कि रूस के सम्राट को कम अधिकार होंगे, मतलब किसी को फांसी का सजा मिला तो रूस का सम्राट कम करा सकता था, लेकिन उसको कहा गया कि नहीं, वो भी नहीं कम करा सकते, सभी को समान अधिकार है। तो ये कहा कि नहीं, समान अधिकार नहीं है, मैं राजा हूं, मुझको ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा तैयार नहीं था। इसी कारण से पहला मतलब यही कारण था रूस में क्रांति का। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय जिसके शासन काल में क्रांति हुई, राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था। राजा क्या था? राजा देवी के अधिकारों में विश्वास कहते, भगवान की यही इच्छा था। अरे तुम कर्म नहीं करोगे और भगवान कैसे कर देंगे? मतलब आप पढ़ोगे नहीं तो भगवान आपके जगह नहीं ना जाकर लिखेंगे एग्जाम में। तो ये कहता था कि मतलब सब भगवान कर रहे हैं, मतलब देश में गरीबी आ गया तो क्या देश में गरीबी आ गया तो कि भगवान गरीबी ला दी। अरे यार फसल उपजेगा, फसल अच्छा से किसान लोग उपजाएंगे, उनको खाद मिलेगा, केमिकल मिलेगा, सभी चीज मिलेगा, फर्टिलाइजर मिलेगा, तभी ना अच्छा उपजेगा। आप कह रहे हो कि ये सब अच्छा से उपजाएगा नहीं किसान लोग, आप नहीं दोगे उसको तो अच्छा से उपजेगा नहीं। आप कह रहे हो कि ये फसल खराब होगा, क्यों खराब? भगवान खराब। अरे यार भगवान कैसे खराब किए हैं? आप अच्छा से कीजिएगा। तो देवी में अधिकार रखता था, दैव अधिकारों में विश्वास रखता था ये राजा था जो, उसे आम लोगों की सुख दुख की कतई चिंता नहीं थी। इसे आम लोगों से कोई मतलब नहीं था, मरे गरीब मरे, मजदूर मरे, कोई टेंशन नहीं है इसको अपना मतलब कि जार जो अफसर शाही बनाई थी वह एक अस्थिर थी। मतलब ये अफसर शाही बनाया था, बहुत बड़े बड़े लोगों को अपने साथ रखता था। राजा के मंत्री को रखता था। मंत्री किसको बनाएगा? जो जनता के लिए सोचेगा उसको ना बनाएगा। तो मंत्री किसको बनाता था उसको जो जनता के लिए सोचता ही नहीं था, जो अपने बारे में सोचता रहता था, जिसको अपने काम से फुर्सत नहीं है, उसको मंत्री बनाता था। वैसे लोगों को नहीं बनाना चाहिए। अस्थिर जड़ और अकुशल थी, जिसकी अस्थिर जड़ और अकुशल थी, किंतु नियुक्ति के आधार की योग्यता नहीं थी। अतः गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई। ठीक है, क्या हो गया कि उसको गलत सलाहकार मिल गया, मतलब मंत्री भी वैसा, सलाहकार भी वैसा ही है जो गलत उसको सलाह दे रहा है। करना चाहिए क्या, करवा रहा है उसको से क्या, मतलब कह रहा है कि दाम घटाना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि क्या बोला जाता है कि भूकंप आ गया हमारे एरिया में, तो फसल का दाम बढ़ाइए, सभी लोगों को जाकर मदद कीजिए। तो मंत्री बोले नहीं, और बढ़ा दीजिए, दाम और बढ़ा दीजिए, टैक्स और बढ़ा दीजिए। कह रहा है कि टैक्स और बढ़ा दीजिए, तो क्या होगा? जनता खिसियाबे ना करेगा, क्योंकि एक तो हम लोग के पास खाने के लिए नहीं है और तू लोग टैक्स बढ़ाएगा तो और खिसियागा, जनता खिसियागा ना।
ठीक है, यही सब कारण था। पहला कारण हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आपको से 5 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा तो क्या करना है कि 5 गुण तो 6 गो कारण लिख देना है। ठीक है, एगो कारण हो गया, ऐसे ही आपको फिर क्वेश्चन मतलब करा देंगे। ठीक है, आगे देखिए, कृषकों की दयनीय स्थिति, किसानों की दयनीय स्थिति हो गई। अब किसानों की दयनीय स्थिति कैसे हो गया अभी बताया आपको। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इसको बता दिया हूं कैसे हो गया किसानों की दयनीय स्थिति। क्योंकि भूखमर क्या हुआ कि फसल बर्बाद हो गया, फसल बर्बाद हो गया तो किसानों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन राजा क्या कर रहा है, किसानों को सपोर्ट नहीं कर रहा है। रूस में बहुत जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषि ही थे, मतलब बहुत सारे लोग रूस में खेती पर ही निर्भर थे, परंतु उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसकी स्थिति क्या थी, अत्यंत दयनीय, मतलब गरीबी थी। दयनीय मतलब होता है गरीब। ठीक है, 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दासता समाप्त कर दी गई थी, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। मतलब कृषि पर वो टैक्स लगता था 1861 ईस्वी में, उसको समाप्त कर दिया था कौन, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूछा है तो। लेकिन उससे कोई किसानों की स्थिति में सुधार नहीं आया। ठीक है, कोई सुधार, उसके उसके उनके खेत छोटे छोटे थे जिनमें वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था तथा करों का बोझ में दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई चारा नहीं था। क्या हुआ कि लोगों के पास क्या था, मतलब किसानों के पास पूंजी नहीं था। मतलब पैसा रहेगा तबे ना खेत में खाद डलाएगा, बिया डलाएगा, तबे ना फसल होगा। और उनके पास पूंजी का अभाव था, मतलब पूंजी कम था। कर का बोझ था, उनके पास टैक्स बहुत ज्यादा लगा था, टैक्स लेता था राजा बहुत ज्यादा। और दूसरा था तो उनके पास खेत था ना, बहुत छोटा छोटा था। अब छोटा खेत में आप ज्यादा फसल नहीं ना उपजा सकते हो, बड़ा खेत रहेगा तब ना ज्यादा फसल उपजाओगे। तो खेत उनके छोटे छोटे थे, जिनमें पुराने ढंग से खेती करते थे। कैसे ढंग से, पुराना ढंग से। अरे पुराना ढंग से खेती करोगे मतलब पहले ही वाला बात हो जाए, अब बैल से आप जोतिएगा खेत तो बहुत ज्यादा समय लगेगा ना। वही ट्रैक्टर आवाज है, नए ढंग से खेती करेंगे तो जल्दी से हो जाता है ना। तो पुराने ढंग से खेती करेंगे तो कम उत्पादन होगा, और नया ढंग से खेती कीजिएगा तो ज्यादा उत्पादन होगा। ठीक है, तो यही कारण था, यही सब कारण था कि रूस में। दूसरा कारण था कि किसानों की दयनीय स्थिति, कृषक मतलब किसान की दयनीय। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देखिए, अगला है मजदूरों की दयनीय स्थिति। अब देखते हैं मजदूर कहाँ काम करता है, कंपनी में काम करता है, कंपनी में। अब मजदूरों की दयनीय स्थिति थी। ठीक है, रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफी कम थी। मतलब काम ज्यादा करवाता था, पैसा कम देता था। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, मतलब उनको अधिकार भी नहीं था और उनको छेड़खानी भी करता था। ठीक है, अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे, वो लोग खुश नहीं थे अपनी स्थिति से। ठीक है, मजदूरों में कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, उनको वोटों देने का अधिकार नहीं था। अरे भाई वो भी आदमी ही है, मजदूर भी आदमी ही है। पहले क्या होता था, पहले के जमाना में 18वीं शताब्दी के पहले कि आदमी को दास समझा जाता था, दास। अब दास समझा जाता था और आदमी को बेचा जाता था, जैसे बकरी आजकल बेचा जाता है ना, वैसे बेचा जाता था आदमी को। अरे यार वो भी आदमी है, उसको भी अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, अपनी मांगे के समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे, मतलब मजदूर लोग हड़ताल भी नहीं कर सकता था अपने मांग के लिए। मार्क्स के ये शब्द मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़िया के खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उनकी दशा का सही चित्रण करता है। इसी कारण से मजदूर लोग मतलब क्रांति में उतर गए, वो भी शामिल हो गए। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए उद्योगीकरण की समस्या। उद्योगीकरण की समस्या, चौथा कारण क्या था, उद्योगीकरण की समस्या। ठीक है, रूसी उद्योगीकरण पश्चिमी पूंजीवादी उद्योगीकरण से भिन्न था। मतलब कि पश्चिम में जो हुआ ना, तो रूस को देखिएगा तो ऐसे है, दो पार्ट में बटा हुआ है, इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, तो पश्चिमी से उद्योगीकरण से इधर क्या था, भिन्न था, अलग अलग था। ठीक है, यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योग का संकेंद्रण था, मतलब कुछ ही क्षेत्र में उद्योग लगा हुआ था। अब यहाँ पे मान लीजिए कि दो गो उद्योग लगा है। ठीक है, दो कंपनी लगा है, तो ये कंपनी के मालिक मतलब अत्याचार तो करेगा ही, कहेगा कि नहीं करेगा काम, 300 में करेगा काम, नहीं करेंगे, जाओ, नहीं मरेगा तो जाओ तू यहाँ से। अब दुए गो है तो आप करोगे, मजबूरी में आपको करना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ 10 गो कंपनी है। ठीक है, 10 गो कंपनी है, ये लीजिए 10 गो कंपनी है। यहाँ एक गो में नहीं करोगे, 200 में नहीं करेंगे तो कहेंगे जाओ, तो ठीक है जा रहे हैं, ई में जाएंगे, ई में 300 दिया, एहू में ना करके मन तो अगला में जाएंगे, उनमें 400 मिल जाएगा।
ऐसे करेंगे। यहाँ पे क्या था, मतलब कि कम संकेंद्रण था, उद्योग कम था। संकेंद्रण का मतलब होता है कि उद्योग वहां पे कम था। यहाँ राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था। कम क्यों था? क्योंकि पूंजी ना था, तो पूंजी नहीं था तो कहां से आप उद्योग लगाइएगा, नहीं ना। अतः उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई। विदेशी पूंजी आर्थिक शोषण के को बढ़ावा दे रहे थे। विदेशी पूंजी आर्थिक शोषण के, अतः चारों ओर असंतोष व्याप्त था, मतलब चारों ओर सभी लोग ना खुश थे। इसीलिए क्या किए? उद्योगीकरण, इसीलिए आंदोलन किए। ये भी बहुत बड़ा कारण था। अगला देखिए रूसीकरण की नीति। मतलब रूसीकरण की नीति क्या था, ठीक है। ये देखिए, ये है रूसीकरण। सोवियत रूस, सोवियत रूस रूस का ही पुराना नाम है, ठीक है। विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। यह बहुत राष्ट्रीयताओं का देश था, मतलब कि देशभक्त था। यहाँ मुख्यतः सलाव जाति के लोग रहते थे। कौन सी जाति के? सलाव जाति के लोग रहते थे। जैसे हम लोग जाति में बटे हुए हैं ना, वैसे यहाँ पर भी था। इनके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी, अन्य जाति के लोग भी थे। मतलब बहुत सारे जाति के लोग थे। ये भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे तथा इनका रस्म रिवाज भिन्न भिन्न था। मतलब सभी लोग का अलग अलग था। मतलब हमारे इंडिया में भी है कि कहीं पे इंग्लिश बोला जाता है, कहीं पे हिंदी बोला जाता है, कहीं पे भोजपुरी बोला जाता है, कहीं पे मगही बोला जाता है। हमारे बिहार में ही है, ठीक है। ये भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे। परंतु रूस के अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान था। परेशान था, मतलब रूस में जो जार निकोलस द्वितीय नीति निकालता, उससे सभी लोग परेशान थे। इसके अनुसार जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति ला देंगे। अब देखो सभी लोग जाति में अपना जाति को पढ़ा देते। ये क्या किया ना जार निकोलस द्वितीय कि वो नीति लाया, कहा कि सभी लोग को एक ही भाषा बोले पड़ेगा। कौन भाषा? तो रूसी भाषा बोले पड़ेगा। शिक्षा भी रूसी लेवे पड़ेगा। मतलब भाई कोई मतलब है, हम भोजपुरी बोलते हैं तो कहेंगे कि पूरा बिहार में सभी लोग भोजपुरी बोले हो, ये कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ अभी भी भाषा की स्वतंत्रता है, ठीक है। और हमारे इंडिया में भी है कि जिस भाषा को आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि लगा दे कि रूसी भाषा खाली बोलना है, दूसरा भाषा नहीं बोलना है। शिक्षा लगा दे कि क्यों रूसी के बारे में पढ़ना है। शिक्षा और संस्कृति लाने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ कि जो अल्पसंख्यक थे, छोटे तौर पर लोग थे, मतलब कम संख्या में जो थे, उनमें हलचल मच गई। और 1863 में इस नीति के विरुद्ध पोलो ने विद्रोह शुरू किया। पूछेगा आपसे कि 1863 में विद्रोह किसने किया था? तो पोलो ने किया था, ठीक है। उसका निर्दयता पूर्वक दमन किया और इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति आक्रोश बढ़ गया। मतलब ये आंदोलन कर दिया तो इसको मतलब दबा दिया गया आंदोलन को, इसको मार पीट कर शांत कर दिया गया बेचारे को। तो फिर रूसी जनता जो लोग थे वो जागरूक हो गए और खिसिया गए सरकार से, ठीक है। आगे देखते हैं विदेशी घटनाओं का प्रभाव। पहले विदेशी घटना का प्रभाव देख लेते हैं, ठीक है। पहले विदेशी घटनाओं का प्रभाव में क्रीमिया का युद्ध है। क्रीमिया का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध है। क्रीमिया का युद्ध है। रूस की क्रांति में विदेशी घटनाओं की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, ठीक है। विदेशी घटना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। सर्वप्रथम क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय। सर्वप्रथम तो क्रीमिया से युद्ध किया, ठीक है। क्रीमिया एक देश है, क्रीमिया से युद्ध किया और इससे पराजित हो गया। क्रीमिया से पराजित हो गया, ठीक है, रूस। और आगे देखिएगा रूस पराजित हुआ क्रीमिया से, ठीक है। ये हार गया, ये जीत गया। अगला देखिए, पहली बार तो रूस हार गया तो लोग खिसिया गया कि ऐसी काज नहीं, कैसे युद्ध करवा रहा है कि छोटे छोटे देश से हार जा रहा है। अगला दूसरी है कि 1904-5 में रूस जापान युद्ध हुआ। कौन सा? रूस जापान। आपको बताएं कि जापान इतना छोटा देश, जापान इतना छोटा देश और रसिया इतना बड़ा देश, ये क्या है? रसिया। लेकिन क्या हुआ कि रसिया जीत गया, रसिया हार गया, ये जीत गया, छोटा देश हुआ, ठीक है। तो यहाँ की जनता और खिसिया गया, अरे भाई मतलब इतना मनी, मतलब कि इतना सारा बड़ा देश है, इतना सैनिक है मेरे पास और तुम हार जा रहे हो छोटे से देश से। इसके कारण जनता और यहाँ के मतलब हो गया, खिसिया गया। इसी युद्ध के कारण प्रथम विश्व युद्ध में बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त। प्रथम विश्व युद्ध के कारण बोल्शेविक क्रांति ये कब हुआ? 1917 में। अब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में। 1914 में भी हार गए, जिधर से रूस लड़ रहा था, मतलब कि हार पर हार हो रहा था। इसी कारण से 1917 में, नवंबर 1917 में स्टार्ट होता है। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति, नवंबर 1917 में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जापान से पराजय, अभी बताए थे, ठीक है। 1905 की क्रांति। 1905 के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हुआ। रूस पराजित हो गया बुरी तरह। इससे पूर्व निरंकुश राजशाही विभिन्न मोर्चों पर अपनी अपनी विफलताओं को रूसी जनता से छिपाती रही, लेकिन उसके लिए सुदूर पूर्व की पराजय को जनता से छुपाना मुश्किल था। बचे कुचे पटियाल सैनिक जब देश लौटे तो सारा देश सब स्तब्ध था।
महानता का भ्रम टूट चुका था। रूस एशिया के छोटे देशों से पराजित हुआ। मतलब कि लोगों को लगता था कि नहीं, बहुत बड़ा देश है रूस, सबसे बड़ा देश है, मतलब यूरोप में भी, एशिया में भी सबसे बड़ा देश रूस है और यूरोप में भी सबसे बड़ा। यहाँ के जनता को मतलब घमंड था कि हमारा सबसे बड़ा देश है। जैसे ही मतलब वहां से हार उड़ के फटा उठा तानी बानी सैनिक वैनिक मतलब लौटा, तो वहां के जनता का भ्रम टूट गया। जनता सोचने लगा कि अरे यार, जो देख कहीं अस्तव्यस्त, अरे कैसे हो गया, छोटा सा देश से हम लोग हार गए, ठीक है, और भ्रम टूटा। वस्तुतः इस पराजय कर 1905 में रूस में क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 के लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीस स्थित मॉल की ओर जा रहा था। 1905 में रूस में मतलब क्रांति हो गया, ठीक है। एगो मतलब राजा के महल के नाम का सेंट पीटर्सबर्ग कने सेंट पीटर्सबर्ग है, ठीक है, इसके ओर जा रहा था लोग ढेर सारा। कब? 9 जनवरी 1905 को। जिस पर क्या हुआ, निहत्थे लोगों पर जार मतलब सम्राट कहता है, सभी सेना को आदेश देता है कि गोली बरसाओ, मतलब हमला करो, गोली मार दो सबको। तो गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और 22 जनवरी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। आपको पूछे खूनी रविवार क्या है, यहीं से लिख देना है कि लोगों का एक समूह सेंट पीटर्सबर्ग स्थित मान की ओर क्रांति का नेतृत्व करते हुए जा रहा था, जिस पर जार के सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसके कारण हजारों लोग मारे गए, ठीक है। इस दिन रविवार था, इसलिए इसको खूनी रविवार कहा जाता है, ठीक है। रटना नहीं है, किताबी भाषा नहीं लिखना है, अपने से बना के लिखना है आपको, ठीक है। पुराने कैलेंडर में देखा जाता 9 जनवरी 1905 था, ठीक है। इस नरसंहार की खबर सुनकर पूरे रूस में सनसनी फैल गई और इस क्रांति में किसानों की भागीदारी हुई। अतः सरकार झुक गई और 1905 ईस्वी में प्रतिनिधित्व संस्था ड्यूमो का गठन हुआ और 1906 तक जैसे ही क्रांति की शक्ति कमजोर हुई, रूस राजतंत्र ने ड्यूमा के कुछ अधिकार छीन लिया और 1905 की क्रांति विफल रही, परंतु भीतर ही भीतर आग सुलगती रही। 1917 में महान क्रांति में प्रकट हुई। 1905 में क्रांति हुआ लेकिन उसको दबा दिया गया, लेकिन 1917 में क्रांति हुआ और उसमें मतलब आजाद हो गया था रूस, ठीक है। रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव और बुद्धिजीवियों का योगदान। रूस की क्रांति से पूर्व एक वैचारिक क्रांति भी देखी जा सकती है। लियो टॉल्स्टॉय, उसकी रचना का नाम क्या है, इसको याद रखिएगा, लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, हमको पता है, क्योंकि ये ऐसा ही है, ठीक ना। मैं कोशिश करूंगा ये वाला पीडीएफ आपके पास प्रोवाइड करने का, आप मैसेज कीजिएगा यदि आपको चाहिए पीडीएफ। लियो टॉल्स्टॉय, जिसकी रचना क्या है, रचना वार एंड पीस। क्या है? वार एंड पीस। वार एंड पीस पूछा है क्वेश्चन, वार एंड पीस किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा? तो दोस्तोवस्की, तुर्गनेव जैसे चिंतक इस देश को, दोस्तोवस्की, ये अच्छा से नहीं दिखा, तुर्गनेव जैसे चिंतक इस विचारों को प्रोत्साहन दे रहे थे। रूस के औद्योगिक मजदूरों पर कार्ल मार्क्स समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। आप सुनते रहिए, हम पढ़ देते हैं, आपको समझाते हैं पढ़ कर, ठीक है। मार्क्सवादियों ने मजदूरों के बीच काम करना शुरू कर दिया था तथा उनका संगठन भी बढ़ रहा था। रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानो था। कौन था पहला समाजवादी? प्लेखानो, याद रखिएगा, आपको सब पूछेगा, प्लेखानो पहला समाजवादी, ठीक है, जो रूस की जारशाही की निरंकुशता समाप्त करके समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था, ठीक है। उसने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। कौन सा है? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। साम्यवादी दल का पूर्ववर्ती था। शीघ्र ही 1903 में साधन और संसाधन के मुद्दे पर पार्टी में फूट पड़ गई और इसके परिणाम स्वरूप बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाया और अल्पमत वाला मेनसेविक, मतलब दो में बट गया। क्या किया कि दो मतलब एगो पार्टी बनाया, उसका रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी, और टूट कर बन गया क्या? टूट कर बन गया बोल्शेविक पार्टी और मोनसेविक पार्टी, ठीक है। मेनसेविक मध्यवर्गीय क्रांति के पक्षधर थे। ये लोग मतलब मध्य वर्ग होता है आपको, जो बीच बीचोला होता है। और बोल्शेविक क्रांति सर्वहारा क्रांति के पक्ष, मतलब बोल्शेविक क्रांति गरीबों के लिए लड़ रहा था, वो थोड़ा अमीरों के लिए। इसके अतिरिक्त 1905 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ जो किसानों की मांगों को उठाती रही। इस प्रकार मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित मजदूर एवं किसान का संगठन रूस की क्रांति का एक महान क्रांति साबित हुआ। वह तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय।
प्रथम विश्व युद्ध आपको बताया कि 1914 में हुआ, जिसमें रूस का पराजय हो गया, ये भी तत्कालिक कारण था। ठीक है, अगर देखिए मार्च की क्रांति, मार्च में क्रांति 7 मार्च 1917 को, पुराने कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 को कहां से होता है, पेट्रोग्राद वर्तमान लेनिनग्राद की सड़कों पर किसान मजदूर ने जुलूस निकाला। उन्होंने रोटी दो के नारे अगले दिन 8 मार्च के कपड़े को मिलों के महिलाओं मजदूरों ने बहुत सारे कारखानों में रोटी की मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया। मतलब फिर क्या हुआ कि हड़ताल का नेतृत्व किया गया। ठीक है, रूस की क्रांति कब हुआ था, 8 फरवरी 1918 तक हुआ था। आगे देखिए बोल्शेविक क्रांति, इसी को मतलब आपको पढ़ा है। इस समय रूस के राजनीतिक मंच पर लेनिन का प्रादुर्भाव था। लेनिन था, ठीक है, रूस की क्रांति का नेतृत्व लेनिन कर रहा था। जार की सरकार ने उसे निर्वासित कर दिया, अतः वह स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। जब मार्च 1917 में क्रांति हुई, वह जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा, फिर ठीक जर्मनी में था पहले, ठीक ना। लेनिन ने घोषित किया कि रूसी क्रांति की पूरी नहीं हुई, अतः एक दूसरी क्रांति अनिवार्य है। मतलब वो वाला क्रांति पूरा नहीं हुआ तो कहा कि एक दूसरा क्रांति करना पड़ेगा। उसने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक दल किससे नाम से जाना जाता है, अप्रैल थीसिस। लेनिन ने 3 नारे दिए, पहला शांति और रोटी, लेनिन ने बल प्रयोग किया, भूमि शांति और रोटी, 3 नगो नारा दिया। ठीक है, लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा करेंस्की सरकार को उलट देने का निश्चय किया। लेनिन कहा कि हम करेंस्की सरकार जो था उसको उलट देंगे। ठीक है, सेना और जनता दोनों ने उसके साथ 7 नवंबर 1917 को पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक डायगर आदि को काची कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, सबको हथियार लेता है। ठीक है, महान बोल्शेविक क्रांति, इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं, इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा अक्टूबर क्रांति कब हुआ था, तो हुआ था 22 अक्टूबर 25 अक्टूबर 1917 को। आप पुराने कैलेंडर के अनुसार उतना 7 नवंबर 1917 को नए कैलेंडर के अनुसार, मतलब 2 कैलेंडर चलता है। ठीक है, सत्ता पर कब्जा करने के पश्चात लेनिन और बोल्शेविक दल का उत्तरदायित्व तो और भी बढ़ गया। लेनिन का दायित्व तो और भी बढ़ गया, सत्ता पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये देखिए ये है रूस। ठीक है, यहाँ पे कब्जा कर लेता है समाजवादी। अब रूस धीरे धीरे आजाद हो रहा है। ठीक है, अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाएगा और उत्पादन के, यहां से देखते हैं, ये देखिए ये ट्रोट्स्की है, कौन है, ट्रोट्स्की। आगे देखते हैं जहां पे काम हो रहा है, देखिए इसको याद रखेगा, न्यू आर्थिक नीति। चाहे आपको से पूछेगा नेप क्या है, क्या पूछेगा, नेप, नेप ये भी पूछे तो एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा न्यू आर्थिक नीति। अब रूस आजाद हो जाता है, रूस आजाद हो जाता है तो वहां पे मतलब कि लगाया गया कि क्या क्या नियम बना चाहिए, इसी को नियम को क्या बोले, न्यू आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं बल्कि वह कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना या स्पष्ट सारी पूंजीवादी विनष्ट कराना संभव नहीं। वो जानते थे कि एक साथ सारा अमीर लोग को छेड़ देंगे तो वो लोग फिर हम लोगों को मतलब गुलाम ही बना लेंगे, इसीलिए वो जानता था टकराना संभव नहीं था। जैसा कि ट्रोट्स्की चाहता था कि एक ही बार में हो जाए, लेकिन वैसा संभव नहीं था। इसलिए 1921 में उसने न्यू आर्थिक नीति की घोषणा की। 1921 में न्यू आर्थिक नीति की घोषणा की। ठीक है, याद रखिए पूछा, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा, लेकिन वास्तव में पिछले अनुभव से सीखकर व्यवहारिक कदम उठाना इस नीति का लक्ष्य था। न्यू आर्थिक नीति की निम्नलिखित प्रमुख बातें थी, इसमें बहुत सारे बातें थी, आपको देखिए क्या क्या बातें थी। पहला, किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया जाता था, बचा हुआ अनाज किसान का था, वह इसका मनचाहा इस्तेमाल करते। पहले क्या होता था कि 2 बोना किसान उपजाए थे, 1 बोना सरकारें ले लेता था, कहां से उसको खाएगा कहां से भाई। अब कहा गया कि एक निश्चित कर लगाया जाए, मतलब कि निश्चित रहेगा कि इतने लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, और जो बच जाएगा वो सब किसान के हो जाएगा। यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य के, फिर भी व्यवहार में किसान के। यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में किसान को। जैसे ये जमीन, मान लीजिए कि मेरा जमीन है, मेरा घर है, वो मेरा घर है, वो मेरा है, लेकिन अगर सरकार को जरूरत पड़ेगा तो घर को तोड़कर रोड बनाना है और मेरा रोड के बीच में घर आ रहा है तो उसको सरकार तोड़ सकता है, क्योंकि सारा जमीन सरकार का रहता है। हम व्यवहार के लिए अपना खरीद सकते हैं, उपयोग करने के लिए। ठीक है, तो यह सिद्धांत कायम रखा गया कि राज्य की जमीन फिर भी व्यवहार में किसान को दे। 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार है। मतलब जो उद्योग में 20 से कम लोग काम करते हैं उसको कहा गया कि जाओ, तो से टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है,
उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, निर्णय और क्रिया होने के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफी छूट दी गई। मतलब उद्योगों का विकेंद्रीकरण मतलब जगह जगह उद्योग लगाया गया, ठीक है। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई, मतलब लोगों को भी बोला जाए कि आइए यहाँ पे लगाइए आप, ठीक है। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा की राजकीय एजेंसी शुरू हो गई, मतलब लोगों को कहा गया कि आप व्यक्तिगत एजेंसी अपना जो आप पैसा कमा रहे हैं भविष्य के लिए रखना चाहते हैं तो वो रख भी सकते हैं, ठीक है। विभिन्न स्तरों पर बैंक खाते खोले गए, बहुत सारे लोगों को बैंक खाते गए। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्य समाप्त करे, ट्रेड यूनियन में जो अनिवार्य सदस्य मानता था उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये है, ये कौन है, स्टालिन है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ओला वीवीआई क्वेश्चन था। रूसी क्रांति का प्रभाव, अब बहुत सारा प्रभाव इसका है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन जो शुरू से लास्ट तक वीडियो देखे होंगे वो सारा क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, आपको अच्छा से नहीं दिख रहा होगा लेकिन सुनने कोशिश कीजिएगा, मैं बताऊंगा। सब क्वेश्चन भी दिया है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ये बताया था कि 1861 में। कौन अंत किया था? जार निकोलस द्वितीय। कौन? जार निकोलस द्वितीय आएगा तो आपको इसको बना देना है, जार निकोलस द्वितीय। कौन हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर है। आपको कमेंट में बताएगा आप कितना सही हुआ, ठीक है। रूस में जार का अर्थ होता है, जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का पानी पीने का बर्तन नहीं यार, हम बताए तो रूस का सम्राट होगा, ठीक है। आगे देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? हम बता दें कि जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। कहां? तो जर्मनी के डेसाउ नामक, यहाँ पूछे डेसाउ, डेसाउ था, हाँ सर डेसाउ ही था, ठीक है। अगला देखिए, साम्यवादी घोषणा शासन का पहला प्रयोग कहां था? पहला प्रयोग रूस में होता है। कहां पे? रूस में, ठीक है। आगे देखिए, ऐसे ही बनेगा, आप यदि पूरा देखिएगा ना तो टॉपर हम आपको बना कर छोड़ेंगे। केवल मेरा हाथ मत पकड़ के चलिए, छोड़ना नहीं है बीच में। ये नहीं कि आप बीच में पढ़ना छोड़ दोगे, तो वैसे थोड़े होगा। पूरा करिए, हम आपको बना कर छोड़ेंगे। समाजवादी शासन का पहले हो गया। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो बताया लुई वाला, सेंट समाज और रॉबर्ट ओवेन, ये तीनों था। कार्ल मार्क्स नहीं था। कौन था? नहीं, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी होता है। वार एंड पीस किसकी रचना? अभी जखनी बताया था, टॉलस्टॉय की। किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की, ठीक है। इसका कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा टॉलस्टॉय। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को, ठीक है। ये फरवरी क्रांति नहीं, अक्टूबर क्रांति इसी को बोला जाता है। खूनी रविवार बताइए आप कमेंट में, कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1905 को। लाल सेना का गठन, लाल सेना का गठन किया था टॉलस्टॉय। याद रखिएगा, लाल सेना गठन कौन किया था? टॉलस्टॉय किया था लाल सेना गठन, ठीक है। अगला देखिए, लेनिन की मृत्यु, लेनिन की मृत्यु हो जाता है 1924 में हो जाता है, ठीक है। कब मृत्यु हो जाता है? 1924 में, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों को? तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि हुआ था किनके किनके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, रूस और जर्मनी के बीच। चलिए आगे चलते हैं, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। इसमें बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने, ठीक है। न्यू आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 में। रॉबर्ट ओवेन कहां का निवासी था? वो इंग्लैंड का था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को, ठीक है। सब लिख देना। आगे देखिए, यहां से देखिए, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं बोला पूंजीवाद क्या है, लिखिएगा। वैसा वैसा मतलब कि वैसा व्यवस्था जिसमें संसाधन पर सरकार का अधिकार नहीं होता है, उसमें विशेष लोगों का अधिकार होता है, मतलब कि पूंजीवादी लोगों का अधिकार। खूनी रविवार अभी था। अक्टूबर क्रांति ये भी था, ठीक है। आपको सब क्वेश्चन, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, अभी करवाए थे। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? बहुत दयनीय थी सर। कैसी स्थिति? दयनीय। आप सबको लिख देना है। देखो, ये आया लघु उत्तरीय। रूसी क्रांति के 2 कारण, आपको 6-7 को कारण बताए थे, 2 को कारण कौन लिख देना है? किसानों की दयनीय स्थिति या मजदूरों की दयनीय, ठीक है। मेरा गला थोड़ा सा पानी नहीं है, आज कोई है नहीं तो मैं अकेला पढ़ा रहा हूं, इसलिए पानी उनी मतलब थोड़ा सा। रूसी क्रांति की नीति क्रांति हेतु कहां तक होता है? रूसीकरण की नीति क्रांति थी। तो रूसीकरण में क्या किया था कि जो राजा था सबको बोला कि रूसी भाषा बोलना है, रूसे में पढ़ाई करना है, ऐसे बोल दिया। तो वही कारण था इसका, ठीक है। लिख दीजिएगा। साम्यवादी एक न्यू आर्थिक नीति और सामाजिक व्यवस्था थी कैसे, ये भी लिख देना। आपको हम सभी क्वेश्चन का आंसर आपको दे देंगे, ठीक है, करवा देंगे। न्यू आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों को समझौता था कैसे, ये वाला भी, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति तो कहां तक मार्ग प्रस्तुत था? तो रूस की पराजय हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है।
वो भी क्रांति हेतु था। दीर्घ क्वेश्चन, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना कर। एक कर न्यू आर्थिक नीति क्या है, ऊपर करवाए थे। रूसी क्रांति के प्रभाव क्या है, कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांत हो जाएगा। यूटोपियन समाजवादी के विचारों का वर्णन करें, हो जाएगा। ये वाला देखिए, इसको मिला दीजिए जल्दी से और खत्म करके 5 नंबर में पूछेगा ऐसा, ठीक है। इसको मिलाइए जल्दी से। दास कैपिटल कौन लिखा था, दास कैपिटल सर, दास कैपिटल 1861 में कार्ल मार्क्स लिखा था। कौन, कार्ल मार्क्स। इसमें इसको मिलाए। चेका, चेका क्या था, चेका एक गुप्त पुलिस दास्ता था, ठीक है, संगठन था। न्यू आर्थिक नीति कब आया था सर, न्यू आर्थिक नीति छोड़िए। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब थी, 1883 में। लेनिन, स्टालिन की मृत्यु 1900 में। न्यू आर्थिक नीति लेनिन लेके आया था 1921 में। कब, 1921। बोलिए क्लियर है। यदि देखिए ये पूरा हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा प्यार देने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक रहेगा तो मैं देखूंगा, अच्छा लगेगा। लाइक्स की संख्या ज्यादा रहेगी तो मैं आपके लिए अगला सेशन लेके आऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है।